Good morning everyone. Now we are going to start with a new chapter today. Please write down its heading Linear Programming. Right? तो चैप्टर का नाम है Linear Programming और आज उसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है which is graphical method. So good morning to all the new joinees. Now please open up your notebooks and write down the heading of today's topic, that is linear programming, and in that we are going to solve graphical method. तो सबसे पहले तो linear programming के बारे में ध्यान रखिएगा. This whole model is based on linear equations. तो यहाँ पर कुछ linear equations होंगी और उन linear equations को आपको solve करना पड़ेगा. वो solve करना सिखाएंगे आज आपको graphical method से, और solve करने के बाद we will have to find out the values of the respective variables. तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स होंगे, राइट? डिनोट करेंगे हम पहले वेरिएबल को हमेशा x1 से और दूसरे को x2 से, राइट? दो प्रोडक्ट हुए, पहला x भी ले सकते हैं, दूसरा y भी ले सकते हैं, बट मोस्ट पॉपुलरली फर्स्ट विल बी अज्यूम्ड एज x1, सेकंड विल बी टेकन एज x2. तो दोनों प्रोडक्ट्स की, दोनों वेरिएबल्स की हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे एंड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुआ या कॉस्ट मिनिमाइजेशन हुआ, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है आपको. सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द टू प्रोडक्ट्स सो दैट योर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम और द कॉस्ट्स आर मिनिमम, राइट? तो आपको ध्यान रखना है लीनियर प्रोग्रामिंग बेस्ड है ये लीनियर इक्वेशंस के ऊपर, और दो तरह के ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होंगे, या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या फिर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, राइट? तो आप लोग अपने साथ स्केल, पेंसिल, अपने इरेजर्स वो लेकर बैठ सकते हैं, और आज की क्लास के बाद ग्राफ पेपर्स भी ले आइएगा. अब तो सारी स्टेशनरी शॉप्स ओपन हैं, तो यू कैन ऑल्सो परचेज ग्राफ नोटबुक्स ताकि आप उसके अच्छे से उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें, राइट? नाउ आई एम फॉरवर्डिंग अ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को आप लोग पहले तो पढ़ेंगे फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? सो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन व्हिच आई एम फॉरवर्डिंग इन योर ग्रुप. काइंडली हैव अ लुक एट इट. क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप लोग पढ़िएगा. दो प्रोडक्ट है इसमें, चेयर और टेबल, तीन मशीन है M1, M2, M3, राइट? और जिन स्टूडेंट्स को बुकलेट्स अवेलेबल हो गई हैं वो आप लोग ओपन करिएगा पेज नंबर 27 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6. दोज हु हैव गॉट द बुकलेट्स विद यू दे शुड ओपन पेज नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 6. और बाकी आप लोगों में से अभी जो हमने ग्रुप में क्वेश्चन फॉरवर्ड किया है, आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 1. आपको पढ़कर सुना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर. अ फर्म मेक्स टू टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स, चेयर्स एंड टेबल्स. तो दो प्रोडक्ट है हमारे पास, कौन से? चेयर्स एंड टेबल्स. द contribution over here is a representative of profit. तो ये प्रॉफिट का रिप्रेजेंटेशन है, और इसी से हमें पता लग रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन का है. अगर प्रॉफिट का क्वेश्चन होगा तो मैक्सिमाइज का होगा, कॉस्ट का क्वेश्चन हुआ तो मिनिमाइज का होगा. तो आगे ध्यान दीजिएगा. द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट एज कैलकुलेटेड बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज ₹20 पर चेयर एंड ₹30 पर टेबल. तो 20 पर चेयर है एंड 30 पर टेबल है. बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड ऑन 3 machines M1, M2, M3. The time required in hours by each product and total time available in hours per week on each machine are as follows. और एक टेबल दिया हुआ है आपको, तो उस टेबल में आपके पास एक तो चेयर है और दूसरा सेक्शन है टेबल का. यहाँ पर 3 मशीन है M1, M2 और M3, राइट? और उसके बाद में लास्ट में है अवेलेबल
available time. तो this format is given to us in the question और उसमें आपको वैल्यूज भी दी हुई हैं कि मशीन 1 में टाइम है 3 आवर्स, यहाँ है 5 और यहाँ है 2. Then you have 3, 2 and 6. Available time in hours है 36, यहाँ पर है 50 और इधर है 60. राइट, देखो एक बार और फिर लास्ट लाइन पढ़िएगा. How should the manufacturer schedule his production in order to maximize the contribution? तो कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करना है, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. और एक बार और सेकंड लाइन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी. राइट, वो सभी स्टूडेंट्स जिनको बुकलेट्स दिए, क्वेश्चन नंबर 6 की सेकंड लाइन, और आप लोगों को जो हमने क्वेश्चन फॉरवर्ड किया है वो क्वेश्चन नंबर 1 है. तो इसमें लिखा है द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट is calculated by the accounting department as ₹20 per chair. तो चेयर पे कितने रुपए का प्रॉफिट है? 20 का. और टेबल पर जो प्रॉफिट है वो है ₹30 का. राइट, तो अब ये एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम दे दी आपको. इस वर्ड प्रॉब्लम से पहले तो आज हम इक्वेशंस बनाएंगे, लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे, और फिर उनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे. तो ये जो चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका बेसिस ही है लीनियर इक्वेशंस. तो पहले तो हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है. कई बार ये डायरेक्टली गिवन होती है एग्जाम में, लेकिन कई बार हमें बनानी पड़ती है. तो आप लोग सीखिएगा कैसे बनाएंगे हम. सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि अपने इस क्वेश्चन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव क्या हुआ इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है कि कॉस्ट मिनिमाइज करना है? हरी अप, डू रिप्लाई. जिन भी स्टूडेंट्स ने अटेंड किया अब तक, क्या करना है इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. राइट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है आपको. इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन आपको बताया, कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंटेशन होता है प्रॉफिट का. तो ये वाला क्वेश्चन जो है प्रॉफिट का है. आगे चलकर कॉस्ट का भी करवाएंगे आपको, लेकिन ये जो पहला क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, दिस इज रिलेटेड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अब आप ये बताओ कि प्रॉफिट हमें मशीन्स का दिया है या चेयर टेबल का दिया है? प्रॉफिट किसका दिया हुआ है हमें? चेयर टेबल का. लिखा था ना कंट्रीब्यूशन, जो चेयर है उसका 20 रुपीज है, टेबल का 30 रुपीज है. तो पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव की तलाश करनी है. राइट, दीपक, दिव्या, हिना, आकांक्षा, अंकित, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. पहले तो आपको पहचानना है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का हुआ या कॉस्ट मिनिमाइजेशन का हुआ. ये क्वेश्चन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का. अब प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है आपको, तो प्रॉफिट किस चीज का दिया हुआ है? M1, M2, M3 का तो नहीं है, चेयर और टेबल का दिया है. 20 रुपए था चेयर का, टेबल का था 30 रुपीज. तो जो भी ऑब्जेक्टिव वेरिएबल होंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव वेरिएबल बोले जाते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है. राइट, तो जिसका भी प्रॉफिट या कॉस्ट दिया होगा उनको आपको ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स देना पड़ेगा. और ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स क्या रहेंगे हमारे? ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स रहेंगे x1 और x2. राइट, तो ऑब्जेक्टिव वेरिएबल्स असाइन करने उनका जिनका प्रॉफिट या कॉस्ट दिया होगा. ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो बन पड़ा है मैक्सिमाइज का. तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. उसको डिनोट करते हो आप मैक्स जेड से. राइट, मैक्सिमाइज जेड. जेड किसको डिनोट कर रहा है? प्रॉफिट को. और प्रॉफिट कितना है चेयर का? 20 रुपीज. तो अब इक्वेशन बनेगी हमारी सबसे पहली 20x1 प्लस 30 प्रॉफिट था टेबल का. टेबल का नाम है x2, तो इसका नाम पड़ेगा 30x2. राइट, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में लिखना होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसका भी प्रॉफिट दिया हो तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा मैक्स जेड. और अगर ये कॉस्ट का क्वेश्चन होता, कॉस्ट को तो क्या करते हैं आप? मिनिमाइज. मिनिमाइज में लिखते हैं आप मिनिमाइज जेड, मिन MIN Z.
प्रॉफिट दिया था चेयर का, पहले प्रोडक्ट का नाम दिया x1, दूसरे का नाम दे दिया x2। चेयर का प्रॉफिट था 20 रुपए तो लिखा है 20x1, टेबल का था 30 तो लिख दिया 30x2। अब बनाए जाते हैं इनके कंस्ट्रेंट्स जिनको बोलते हैं सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, पूरा इतना बड़ा बड़ा सब्जेक्टेड टू लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब्जेक्टेड टू को ST लिख सकते हैं, ST। सब्जेक्टेड टू का मतलब होता है कंस्ट्रेंट्स, मतलब लीनियर इक्वेशंस जिनके हिसाब से हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। वो कैसे बनेंगे, ध्यान देना। 3 को ऊपर वाले x1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3x1 प्लस इस 3 को ऊपर वाले x2 से किया 3x2 इज लेस देन इक्वल टू, सामने क्या है 36, तो इज लेस देन इक्वल टू 36 आ गया। 3x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 36। अगली इक्वेशन देखो, 5 को ऊपर वाले x1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या बनेगी 5x1 प्लस 2 को ऊपर वाले x2 से 2x2 लेस देन इक्वल टू 50। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लेस देन के निशान क्यों लगाए जा रहे हैं। आप ध्यान रखना कि आपके पास अवेलेबल टाइम जो है ना वो 36 आवर्स है। तो सपोज करो अपनी जेब में केवल 36 रुपीज हैं और कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है आपके पास, तो आप अगर मार्केट में जाओगे तो केवल या तो 36 रुपीज खर्च कर पाओगे या उससे कम खर्च कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए निशान है लेस देन इक्वल टू 36 का, राइट। ऐसे ही तो अवेलेबल जब भी हो ना तो अवेलेबल में निशान क्या लगेगा, लेस देन इक्वल टू का। जैसे आपका जो पेपर होगा QT का, मान लीजिए सपोज करो वो 100 मार्क्स का है फॉर एग्जांपल, तो अवेलेबल मार्क्स मार्कशीट में आते हैं ना, अवेलेबल मार्क्स 100, तो आप लोग या तो 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं इक्वल्स टू 100, या 100 से कम ला सकते हैं, 100 से ज्यादा थोड़ी ला सकते हैं क्योंकि अवेलेबल मार्क्स ही हमारे पास 100 है। किसी के 101 नंबर या 105 नंबर थोड़ी आ सकते हैं 100 में से। तो जितना अवेलेबल होगा आप उतना ही खर्च कर सकते हो या उससे कम खर्च कर सकते हैं। इसी रीजन से यहाँ पे निशान है लेस देन इक्वल टू। अगर ग्रेटर वर्ड लिखा हुआ होता ना, ग्रेटर होता ज्यादा होता था, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का था, वो भी सिखाएंगे आपको। अभी एक और इक्वेशन बनेगी, वो देखो 2 को ऊपर वाले x1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये बन गई 2x1 प्लस 6 को ऊपर वाले x2 से किया 6x2 लेस देन इक्वल टू सामने वाला 60, राइट। 2 को ऊपर वाले x1 से 6 को x2 से लेस देन इक्वल टू 60, तो अवेलेबल है ना, तो अवेलेबल की वजह से निशान आ रहा है लेस देन इक्वल टू का। ये याद रखना, हर बार जब भी अवेलेबल वर्ड होगा तो निशान होगा लेस देन इक्वल टू। और लास्ट में ये जरूर लिखना x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लीनियर प्रोग्रामिंग की बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या कि जो भी x1 और x2 आएगा ना उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, या वो 0 हो सकती है, कभी भी माइनस में नहीं आएगी। मतलब आप अगर किसी शॉप पर गए, राइट, तो आप ये बोल दोगे मुझे भाई 5 रजिस्टर चाहिए या एक भी नहीं चाहिए, मतलब 0 चाहिए। कोई ये नहीं बोलेगा कि मुझे -5 रजिस्टर चाहिए, तो वो सोचेगा पता नहीं क्या खा पी कर आ गया। तो आपको ध्यान रखना है x1 x2 की जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, या 0 हो सकती है, कभी भी 0 से कम नहीं आएगी। इसका मतलब x1 x2 की वैल्यू माइनस में आ जाए ना, समझ लेना क्वेश्चन ही गलत हो गया अपना, राइट। अब एक चीज और याद रखना, ये अवेलेबल के साथ साथ कुछ और वर्ड्स भी हैं जो अगर हुए तो भी निशान लेस देन का आता है, राइट। अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो लेस देन, अप टू, एट मोस्ट, राइट, रेस्ट्रिक्टेड, अवेल ऑफ, या फिर अवेलेबल जैसे यहां पर आ रहा है, इन सारी परिस्थितियों में निशान हमेशा लेस देन इक्वल टू का ही होगा। कभी एग्जामिनर सप्लाई दे देगा ना, तो सप्लाई में भी निशान लेस देन इक्वल टू का ही होगा, कितनी सप्लाई है हमारे पास उससे ज्यादा नहीं करनी है।
तो लेस देन हुआ, अप टू हो गया, एटमोस्ट, रेस्ट्रिक्टेड, अवेल ऑफ, अवेलेबल, सप्लाई हुआ। कभी ऐसा हो नॉट ग्रेटर देन आ जाए, नॉट ग्रेटर देन, तब भी लेस देन ही होगा, नॉट ग्रेटर देन, राइट। तो फिर अब आप सोचेंगे कि ग्रेटर वाला सिंबल कब आएगा? ग्रेटर वाला तब आएगा जब लिखा हुआ आ जाए सीधे सीधे मोर देन या ग्रेटर देन, या फिर एटलीस्ट लिखा हुआ हो। एटलीस्ट कितने इतने तो लाने ही हैं, सबको 50 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, एटलीस्ट 50 मतलब 50 या उससे ज्यादा नंबर लाने हैं, राइट। नॉट लेस देन, उससे कम नहीं लाने हैं, या डिमांड आ जाए। इन सब केसेस के अंदर आपको निशान डालना है ग्रेटर देन इक्वल टू का। और कभी एग्जैक्टली वर्ड आ जाए, एग्जैक्टली, तो निशान आ जाएगा इक्वल्स टू का। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, राइट। ये नोट करिएगा एक बार, फिर और आगे बताते हैं कैसे करना है। काइंडली नोट डाउन अप टिल हियर ऑल दीज इंपॉर्टेंट टर्म्स। So can you repeat? The screen is not clear. किसका अभी क्लैरिटी नहीं है? और सर ये जो साइन है ना, just repeat Okay. the name to be. ठीक है। आई एम डिक्टेटिंग ऑल दीज टर्म्स। बाकी आपको ये इक्वेशंस तो बनानी आ गई ना निशिता? Yes sir. ओके, तो ये हमने लिखा है कि लेस देन इक्वल टू का कब आएगा? जब या तो लेस देन लिखा हुआ हो, तो आप नोट करते जाइएगा साथ साथ। लेस देन इक्वल टू का निशान डालेंगे ना, तो वो कहां पे डालेंगे? जब या तो लेस देन होगा या फिर अप टू वर्ड आ जाए। एटमोस्ट आ जाए, कभी रेस्ट्रिक्टेड वर्ड हो। अवेल ऑफ, कभी अवेल ऑफ आ जाए। अवेलेबल, जैसे यहां पर था ना अवेलेबल वर्ड, तो अवेलेबल आ जाए, तब भी लेस देन इक्वल टू आएगा। और सप्लाई वर्ड आ जाए, कभी सप्लाई के अलावा नॉट ग्रेटर देन, कभी इनमें से कोई सा भी वर्ड होगा तो आपको निशान डालना है वहां पर लेस देन इक्वल टू का, इनमें से कोई सा भी वर्ड होगा। और अगर कभी ग्रेटर देन लिखा हुआ हो, ये ग्रेटर देन के वर्ड्स बता रहे हैं आपको कब कब ग्रेटर देन लगाना है। ग्रेटर देन, मोर देन, एटलीस्ट भी हो तब भी ग्रेटर देन सिंबल आएगा। नॉट लेस देन मतलब जैसे आपको बोला कि 50 से कम नंबर नहीं लाने हैं, तो निशान 50 या 50 से ज्यादा का आना चाहिए। 50 या 50 से ज्यादा तो लाने ही लाने हैं, तो मतलब ग्रेटर देन, इक्वल टू। और डिमांड, ये सारे हुए ग्रेटर, मोर देन, एटलीस्ट, नॉट लेस देन। डिमांड पर आपका निशान आएगा ग्रेटर देन, और एग्जैक्टली हो गया तो इक्वल्स टू का आएगा। क्योंकि अगली क्लास में भी क्वेश्चन करेंगे, वहां ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाएंगे, तो आपको हमें पहचान के बताना पड़ेगा कि कौन सा निशान डालना है, ग्रेटर या लेस देन, राइट। लेकिन ये चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, ये दोनों हमेशा फिक्स रहेंगे कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। x1 x2 की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं आ सकती है, ठीक है। आई होप निशिता यू हैव हर्ड ऑल दीज टर्म्स एंड हैव टेकन देम डाउन। ये सारे टर्म्स आपने नोट कर लिए होंगे, राइट? Thank you sir. ओके, ग्रेट। तो अब हम बनाने जा रहे हैं इसका ग्राफ, और आज की क्लास में हम इस पूरी इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और निकालेंगे आंसर। हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है, इस तरह से कि जो भी प्रॉफिट आए कंपनी के, वो प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम हो, राइट। तो बड़ा छोटा सा काम है कि हमें x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है। अब वो निकालोगे कैसे, समझो इसे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान देना, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है आपका। फर्स्ट इक्वेशन वो थी 3x1 प्लस 3x2, जो भी निशान होगा
वो सिंबल हटाकर आपको डायरेक्टली इक्वल टू प्लेस करना है। तो 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 36 किया हमने। अब आपको आगे ध्यान देना है, इसमें हमें पहले x1 की वैल्यू 0 लेनी है। तो x1 0 लिया, तो कोई बता सकता है कि x2 की वैल्यू क्या होगी? अगर हम x1 0 ले रहे हैं तो x2 की वैल्यू क्या होगी? क्या होनी चाहिए x2 की वैल्यू विवेक? 12। हाँ विकी, विकी, दीपक, शुभम, सबका आंसर सही है 12। राइट सुनील, x2 की वैल्यू आ गई 12। क्या ये चीज सबको समझ में आया कि x2 की वैल्यू 12 कैसे आ रही है? The value of x2 it is 12। क्या सभी स्टूडेंट्स को निकालना है कि x2 12 कैसे आया? जिनको नहीं आया उनको एक बार बता देते हैं ताकि बची हुई इक्वेशंस में उनको कोई परेशानी ना हो। देखो ध्यान से, इसमें x1 0 हो गया, 0 लेना पड़ता है सबसे पहले, तो 3 into 0 क्या हो गया? 0। तो अब 3x2 के सामने रह गया 36, और जब ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे जाएगा तो x2 क्या होगा? 36/3 यानी कि 12। तो अब हमारे पास x2 तो आ गया 12, पहले x1 0 लेना तो x2 आ जाएगा। अब आप x2 0 लोगे तो x2 0 लेते ही x1 कितना आ जाएगा? x1 भी आ जाएगा 12। राइट, तो आपको हमेशा इंसाफ बराबर का करना है। पहले x1 0 लेना तो x2 आ जाएगा, फिर x2 0 लेना तो x1 आ जाएगा। जैसे और सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और इक्वेशन ले रहे हैं हम, 5x1 प्लस 2x2। दूसरी वाली में भी लेस देन का निशान हटाकर आप इक्वल्स टू रख देंगे। सबसे पहले x1 0 लेना है, x1 0 लिया तो कोई बता सकता है x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? हरी अप, x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये ट्राई करके बताइए। हाँ विकी, 25। राइट, चेक करिएगा एक बार कि सबका 25 आ रहा है कि नहीं। हरी अप, ऐसे ही बचे हुए की वैल्यू निकालिएगा एक बार आप। सर 25। 25 ऐसे ही दूसरा पुट करो, x2 0 रखो तो x1 निकालिए फिर 10। वेरी गुड विक्की, डिंपल, अंकित, दीपक, गजेंद्र। हाँ बड़ी जल्दी निकाल रहे हैं। हिना, वेरी नाइस, आकांक्षा, दिव्या। राइट, ओके ग्रेट। तो x1 0 है तो x2 आप लोगों ने बिल्कुल सही निकाला है 25, और ज्यादातर सभी ने निकाल दिया। ऐसे ही जब आपने x2 0 लिया, जब आप x2 0 लेंगे तो सामने 5x1 के 50 रह गया, तो x1 का आंसर आ जाएगा 10। ये भी आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ने निकाल दिया था। वेरी गुड, वेरी वेल डन योगिता, दिव्या, आकांक्षा, हिना, सबके रिप्लाईज देख रहे हैं हम, एंड यू ऑल कैलकुलेटेड इट करेक्टली। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन पे ध्यान देना, जो थी 2x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 60। तो 2x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 60 है। इसमें भी यही काम करना है, 10 आएगा। पहले x1 0 लेना तो x2 आ जाएगा, फिर x2 0 लेना तो x1 आ जाएगा। हाँ बड़ी जल्दी रिप्लाई किया 10। किसने? राहुल ने। x1 0 लिया तो 2 into 0 तो खत्म, 6x2 के सामने 60 है तो x2 आ जाएगा अपना 10। बिल्कुल सही बताया है। और ये भी बताइए कि अगर x2 0 ले लिया तो x1 कितना होगा? 30 सर। 30। वेरी गुड, x2 की वैल्यू हो जाएगी 30। तो सबसे पहले तो ये सारी वैल्यूज नोट करिएगा और
उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। राइट, विक्की, डिम्पल, निशिता, आपने भी बिल्कुल ठीक रिप्लाई किया है। हिना, गजेंद्र, वेरी वेल डन। तो आपको पहले तो इक्वेशंस बनानी है, वो सक्सेसफुली बनाते हैं। फिर हर इक्वेशन में जो भी सिंबल होगा उसको हटा देना, उसकी जगह इक्वल्स टू रख देना। फिर पहले x1 0 लेना तो x2 आ जाएगा, x2 0 लोगे तो x1 आ जाएगा। मतलब बारी बारी हर एक वेरिएबल को 0 लेना है। आपको जस्टिस बराबर का करना है, ये नहीं केवल एक को 0 ले लो और दूसरे को ना ले, दोनों को बारी बारी 0 लेकर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी, क्योंकि इनकी प्लॉटिंग होगी अब ग्राफिकली। हरी अप। एंड वंस यू नोट इट डाउन तो आप जरूर एक बार रिप्लाई करके बता दीजिएगा, अदरवाइज इफ आई प्रोसीड एंड किसी का नहीं हुआ तो फिर वो पीछे रह जाएंगे। टॉपिक का नाम याद रखिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेथड। डन? ओके, थैंक्स आकांक्षा, अंकित। ओके, नाउ वी आर कंस्ट्रक्टिंग द ग्राफ, जो कि मेथड का नाम ही है ग्राफिकल मेथड। राइट, तो ग्राफिकल मेथड के लिए अब आपको ध्यान रखना है कि दो यहां पर एक्सिस बनाएंगे हम। पहला एक्सिस ये वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको बोलते हैं x1 हॉरिजॉन्टल, और ये वाला जो एक्सिस है इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। राइट, तो वर्टिकल एक्सिस x2 0 आ जाएगा यहाँ पर। और आप लोगों को सजेशन है कि आप लोग आज कल में कभी भी ग्राफ पेपर्स, ग्राफ नोटबुक्स परचेज कर लीजिएगा, ताकि इसका प्रैक्टिस उस पर कर लें आराम से। स्केल, पेंसिल, इरेजर्स लेकर बैठिएगा, और फाइनल एग्जाम्स में जब भी ग्राफिकल मेथड आता है तो ज्यादातर ग्राफ पेपर्स अवेलेबल कराए हैं यूनिवर्सिटी ने। आपको घर से नहीं ले जाना है, कहीं कोई सोचे घर से फाड़ के ले जाए, नो, दे विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द एग्जामिनेशंस। घर से ज्यादा कुछ नहीं ले जा सकते हैं, बस खुद को और अपने पेंसिल बॉक्स, जो ज्योमेट्री बॉक्स है, उसको लेकर जाना है एडमिशन कार्ड के साथ। बाकी और कुछ नहीं अलाउड है। कोई सोचे ग्राफ पेपर ले जाए, कोई फिर सोचे ग्राफ नोटबुक ले जाए, तीसरा सोचे पूरी बुक ही ले जाए, नो, you have to take only the essentials which includes your stationery and admission card। बाकी यूनिवर्सिटी देगी। तो आप लोग अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए तो परचेज कर लीजिएगा। याद रखना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये तो x1 और वर्टिकल एक्सिस है x2। अब आप देखो पॉइंट्स क्या क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपके गए हैं 12, 25, 30 तक गए हैं। 30 तक गए तो 1, 2, 3 लेते जाओगे तब तो क्या होगा कि बड़ा ही कंजस्टेड हो जाएगा। राइट, तो आप लोग 2, 2 का ले लेना गैप। 2, 2 का ले सकते हैं, 25 है तो वो 24 और 26 में आ जाएगा। ठीक है, 2, 2 का गैप ले लीजिएगा। x1 में जो हाईएस्ट पॉइंट है, x1 में वो तो है 10, 12, और x2 का जो हाईएस्ट है, एक मिनट, ये क्या हो गया यहाँ पर, लिख गलत दिया कि x2 0 लिया तो ये x1 हो गया 30, x1 0 लिया तो x2 10, और x2 0 लिया तो x1 हो गया 30। ठीक है, तो हमारे पास x1 तो हाईएस्ट जा रहा है 30 तक, और ये हाईएस्ट गया x2 25 तक, तो 30 लेना पड़ेगा। तो अब 2, 2 का गैप ले लीजिएगा, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। 2, 2 का गैप ले लीजिएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो 30 से आगे जाना नहीं था। इसका x2 का मैक्सिमम 25 है, तो 26 तक चले जाना। 26 तक कैसे, ये देखो, ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26। तो x1 हमेशा ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगा और x2 वर्टिकल आएगा।
अगर आप x और y ले रहे हैं तो ये एक्सिस x हो जाएगा, ये एक्सिस y हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल सीधा खड़ा है ना। तो ये बना लीजिएगा एक बार, फिर हम पॉइंट्स की प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। हरी अप, नीट एंड क्लीन बनाइएगा अपने पेज पर। अभी ग्राफ पेपर ना भी हो तो भी चिंता मत कीजिएगा, अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा नीट एंड क्लीन हो, स्केल से बने, ताकि एरिया मार्क करने में कोई दिक्कत ना आए। आई होप ये तो बन ही गया होगा। अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम जो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, सबसे पहला एक्सिस है x1 0 और x2 12। तो x1 0 और x2 12 ये वाला पॉइंट होगा आपका। इस पूरी लाइन पर x1 0 है, क्योंकि ये किसकी लाइन है, ये तो x2 की लाइन है। तो इस पूरी लाइन पर x1 0, लेकिन ढूंढना क्या था, x1 0 और x2 12। तो इस पूरी लाइन पर, क्योंकि x1 तो इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो x1 0 और x2 12 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। इसको मिलाओगे कहां, जहां x2 तो 0 होगा और x1 12 होगा। तो x2 इस पूरी लाइन पे 0 है, लेकिन x1 12 कहां पर हो गया, इधर। शॉर्टकट की बात यह है कि आपको 12 को 12 से मिला देना है। तो स्केल से 12 को सीधा 12 से मिला दीजिएगा, राइट। इसका जस्टिफिकेशन ध्यान रखना, x1 0 और x2 12। इस पॉइंट पर x2 तो 12 है, लेकिन x1 की तो लाइन ही नहीं है। लाइन किसकी, x2 की। तो x1 तो यहाँ पर पूरी लाइन पे 0 ही है। तो 0 के ऊपर देखना शुरू करना और x2 में 12 ढूंढना था, क्योंकि 12 है ना वैल्यू। तो पॉइंट पहले मार्क किया, फिर उसके बाद x2 0 ढूंढना, उसमें x1 12 देखना। तो इस पूरी लाइन पर 0 के सामने, क्योंकि यहाँ x2 तो 0 ही है सब पे, लेकिन x1 ढूंढना है हमें 12। तो आपको शॉर्टकट ध्यान रखना है कि 12 को 12 से मिला देना है, ठीक है। किसी के ऊपर से गया हो घबराओ मत, अभी 2 लाइफलाइन और हैं, इन 2 में पकड़ लेना, किसी के भी ऊपर से चला गया हो तो। अगला है x1 0 और x2 25। अब इस लाइन पे x1 0 है, ध्यान देना जो सभी दिक्कत में हो। x1 0 और x2 25। 25 कहां मिलेगा हमें, 24 और 26 के बीच में। तो 24 और 26 के बीच में 25 ढूंढ लिया, x1 0 और x2 25, मतलब ये वाला पॉइंट। इसको कहां मिलाना है, जहां x2 तो 0 होगा, x1 10 होगा। तो x2 0 और x1 10 मतलब ये वाला पॉइंट। या इस पूरी लाइन पे x2 तो 0 है, x1 10 ढूंढना है, ये ना यहाँ पर 10। तो x1 10 ढूंढना और स्केल से मिला देना इसको। अब इतना बड़ा स्केल तो है ही नहीं, राइट, बोर्ड पे जो बन जाए। और ये आप लोग अच्छे से बनाना है स्केल से, 25 से 10 पर, ठीक है। स्केल से बना लीजिएगा, नीट एंड क्लीन, स्मूथ बिल्कुल, राइट। ये वाले पॉइंट को 10 से मिला दिया। और भी किसी के ऊपर से गया हो तो आ गई तीसरी लाइफलाइन। इतने में भी ऊपर से चला जाए ना, फिर छोड़ देना। फिर ध्यान देना, भी x1 0 और x2 10। x1 0 ढूंढना है, x2 10 ढूंढना है। तो x1 0 और x2 10 मतलब ये वाला पॉइंट, x2 में 10 ढूंढना, ठीक है। और देखो मिलाना क्या है, जहां x2 तो 0 है और x1 30 है। तो x2 0 तो है इस पूरी लाइन पर, x1 30। तो अब स्केल से ये 10 को 30 से मिला देना, मतलब x2 का 10, तो x2 का 10 ये रहा, और x1 का 30, ये है ना पॉइंट। 10 को 30 से मिला देना है हमें। तो 10 को ज्वाइन करेंगे हम सीधा, मंजिल क्या है आपकी पहुंचने की, 10 से लेकर 30 तक, ठीक है। 10 से लेकर 30 तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब और आगे सीखो, अभी नोट मत करना, अभी केवल अंडरस्टैंडिंग पार्ट पे ध्यान देना है, समझने पर। नोट करने के लिए तो बहुत टाइम देंगे आपको। अब हमें देखने होते हैं कि इक्वेशन के निशान अगर लेस देन है तब तो हमें लेना होता है इंटीरियर एरिया। तो यहाँ लिख देते हैं, ध्यान रखना आप लोग कि अगर इक्वेशन का निशान है लेस देन इक्वल टू, तो हमें लेना पड़ता है ग्राफ का इंटीरियर एरिया। लेकिन अगर
इक्वेशंस के निशान ग्रेटर देन होंगे, जो कि कल की क्लास में कराएंगे आपको, तो आपको लेना पड़ेगा अपने ग्राफ्स में लाइंस का एक्सटीरियर एरिया। आज की क्लास में तीनों निशान लेस देन है, तीनों निशान लेस देन है, तो तीनों का इंटीरियर एरिया लेना है, और इंटीरियर में भी वो वाला लेना है जो सबके बीच का कॉमन इंटीरियर एरिया होगा, सबके बीच का कॉमन इंटीरियर एरिया। तीनों का निशान है ना लेस देन लेस देन लेस देन, इसका मत देखना, ये तो हमेशा ग्रेटर ही होगा। तीनों का निशान है लेस देन, तो मतलब तीनों का अंदर वाला एरिया लेना है और सेलेक्ट करना है कॉमन इंटीरियर एरिया, वो एरिया जो सारी लाइंस का कॉमन इंटीरियर एरिया हो। और वो कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से, तीनों लाइनों का अंदर वाला एरिया लेना है, तो वो यहां से शेड करना शुरू करना। ये एरिया ऐसा होगा जो तीनों लाइनों के अंदर का एरिया है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये क्यों नहीं लिया, ये भी तो अंदर है, लेकिन ये 25 वाली के तो अंदर है, 12 वाली के बाहर निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कि एक के अंदर हो और एक के बाहर हो, नहीं, एरिया वो आना चाहिए जो सबका कॉमन हो। इसी तरह से देखो आप, ये भी नहीं लिया, ये भी नहीं लिया, क्योंकि ये एरिया जो जिसपे क्रॉस लगाया है 10 के तो अंदर है, 12 वाली के बाहर चला गया, तो ऐसा कोई एरिया लिया ही नहीं हमने जो एक के अंदर हो एक के बाहर हो। हमें किससे मतलब है, उन एरिया से, उस एरिया से जो सभी के बीच का कॉमन हो। ये भी नहीं लिया, देखो आप, ये 12 के तो अंदर है लेकिन 10 के ऊपर निकल गया, तो ये भी शेडिंग में नहीं आया, राइट। तो सारे क्रॉस हैं, इनमें से नहीं लेना, लेना कौन सा है जो सारी लाइंस का कॉमन इंटीरियर एरिया होगा। अब आपको ध्यान रखना है, इस एरिया पर जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, उन पॉइंट्स की वैल्यूज निकालनी है, उनको अपने क्वेश्चन में रखनी है, और जिस पॉइंट पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम होगी ना, बस वही सेलेक्ट हो जाएगा। पहले तो पॉइंट्स देखो कौन कौन से पॉइंट है। एक तो इस कॉमन इंटीरियर एरिया पे ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये हो गया पांचवा। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 पॉइंट आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, 5 पॉइंट पर 5 केस बनाएंगे। जैसे देखो, केस फर्स्ट, कोई सा भी ले लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। इस पॉइंट पर ध्यान देना, इस पॉइंट पर x1 की वैल्यू तो है 0, इस पूरी लाइन पे x1 तो 0 था ना, x2 कितना है, x2 है 10, x1 0 और x2 10, तो केस 1 x1 0, कोई सा भी केस कभी भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं इसी को ही पहले लो, नीचे वाले को भी पहले ले सकते थे, किसी को भी शुरू कर सकते हैं, किसी से भी आप। पहला केस ये वाला ले लिया हमने, x1 0 और x2 10, तो अब आप z में पुट कर दोगे ये वाली 20 into 0 plus 30 into 10, 20 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 30 into 10 किया, तो ये तो आ गया 300। मतलब जो x1 x2 की वैल्यू होगी ना, वो अपने ऑब्जेक्टिव में प्लेस करना। अच्छा, दीपक ने निकाल भी दिए सारे, चलो वेरी गुड, बाकी सभी ध्यान दो, उनको अपने ऑब्जेक्टिव में प्लेस करना। हर केस पर z निकलेगा, जैसे x1 0 रखा, x2 10 रख दिया, सॉल्व करके ये तो आ गया 300। ऐसे ही पांचों केसेस पर पांचों बार हम z निकालेंगे। क्वेश्चन अगर मैक्सिमाइज का होता है तो पांचों में से मैक्सिमम आंसर सेलेक्ट होगा। अगर क्वेश्चन मिनिमाइज का हुआ, जो कि कल करवाएंगे आपको, तो उनमें से मिनिमम आंसर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखो एक और, यहाँ x1 0 है और x2 भी 0 है, ये पहले पॉइंट पर है, तो ये भी इंटरनल बाउंड्री का एरिया उसी पॉइंट को टच कर रहा है ना, तो इस पर x1 भी 0 है, x2 भी 0 है, तो केस 2 x1 भी 0, x2 भी 0, तो अपना z हो जाएगा, z में तो रखना ही पड़ेगा 20 और 30 वाले में, 20 into 0 plus 30 into 0, पूरा सॉल्व किया, ये भी आ गया 0, राइट। ठीक है, दीपक आपके दो केस तो अब तक सही हैं। केस नंबर 3, तीसरा केस, ये वाला ले लेते हैं। यहां ध्यान दो, x1 यहां पर है 10,
लेकिन x2 बेचारा तो 0 था क्योंकि लाइन ही x1 की थी। यहां पर x1 की वैल्यू थी 10, x2 था ही नहीं। ठीक है, तो अब x1 10 और x2 0 लेकर क्वेश्चन में पुट कर दिया 20 into 10 plus 30 into 0। 20 into 10 क्या हो गया ये 200, क्योंकि 30 into 0 तो ये 0 ही हो जाएगा। तीन केस की तो वैल्यू निकाल ली। देखो क्या ये तीन केस की वैल्यू निकालना समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि हमें इंटीरियर एरिया लेना था। इंटीरियर एरिया में अब ये 2 पॉइंट और बच गए, इनके ऊपर भी काम करते हैं। क्या कोई स्टूडेंट दीपक के अलावा, दीपक ने तो वैल्यू निकालने की काफी कोशिश करी है, कि इसकी वैल्यू निकाल सकता है? पहले ये वाला ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट। क्या दीपक के अलावा कोई और स्टूडेंट इस पॉइंट की वैल्यू बता सकता है कैसे आ सकती है? दीपक ने तो निकाली है, और दीपक आपने निकाली है तो कैसे निकाली? ग्राफिकली प्लॉट किया है या आपने कुछ ग्राफिकली डिड्यूस किया है आपने, या कैसे कुछ इक्वेशन सॉल्व करी हैं? सर 280 है। 2 and 8, चलो ठीक है, देख लेते हैं। अगर आप अपने ग्राफ पेपर्स बनाएंगे तो एग्जैक्ट मिल जाएगी है, सामने और नीचे देख लेंगे तो x1 x2 मिल जाएगा। लेकिन अभी ग्राफ पेपर नहीं है ना, तो वैल्यू तो निकालना आना चाहिए। तो पहले ये देखो कि इस पॉइंट पर कौन सी दो इक्वेशन की लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो ये 12 से 12 वाली, 12 से 12 वाली कौन सी थी? पहली वाली थी ना, इस पे टिक कर देते हैं, एक सिंगल टिक, 12 से 12 वाली। ठीक है, और कौन सी लाइन कट रही है इस पर? इस पॉइंट पर ध्यान देना, कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? 10 और 30 वाली। 10 और 30 वाली कौन सी लाइन थी? पहली, दूसरी या तीसरी? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? Which one? थर्ड इक्वेशन, ये थी ना थर्ड वाली, इस पे टिक कर देते हैं। तो जिस इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू निकालनी है ना आपको, उसकी दोनों इक्वेशन ले लेना और उसको सॉल्व कर देना। वो रफ में कर सकते हैं आप, या वर्किंग नोट दिखा देना। कौन सी इक्वेशन थी? एक तो 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 36, और ये थी 2x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 60। क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि कैसे सॉल्व हो सकती है इक्वेशन दोनों? बचपन के दिन याद करो, 6th क्लास से आना शुरू हो गया था मेथड ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। कैसे सॉल्व हो सकती है दोनों इक्वेशन? मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 से, हाँ, फिर साइन चेंज करके कैंसिल कर देंगे। पहले एक की वैल्यू आ जाएगी, उसको किसी भी इक्वेशन में रख देना तो दूसरे की आ जाएगी। वेरी गुड। जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है वो तो सॉल्व करना शुरू करना। हाँ अंकित, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे। जिनको क्लियर नहीं है वो ध्यान देना कि दोनों इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है। आपको इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा, राइट? और बराबर कैसे करेंगे? ये देखो यहाँ, इसके पास 3 और 2 है, ये तो किसी के टेबल में आ नहीं रहे, लेकिन ये 3 और 6 आ रहा है ना, 6 3 के पहाड़े में, 3 के टेबल में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है इसको कि यहाँ पर भी 6 हो जाए, और वो बड़ा इजी है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यानी कि अगर यहाँ 15 होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर अगर 30 होता तो पूरी इक्वेशन को 10 से करते, फिर इसको भी 5 से कर देते, राइट? तो आपको कोफिशिएंट्स को बराबर करना पड़ेगा, राइट? अगर यहाँ पर 6x2 की जगह 30x2 होता तो ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करते? 10 से। तो कोफिशिएंट बराबर कैसे होंगे ये देखो, 2 को 3 से किया 6x1, 2 को 3 से कर दिया 6x2, 2 को 36 से किया 72। अब साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज करते ये तो कैंसिल हो गया। ये कैंसिल करने के लिए तो किया था हमने काम पूरा। अब क्या कोई स्टूडेंट वैल्यू सॉल्व करके निकाल सकता है क्या वैल्यू आ जाएगी? अब तो काफी ठीक हो गया है सर। x1 2 x2 10, x1 2 आ रहा है, एक बार और चेक कर लो। x1 2 तो शायद नहीं आएगा, 2 - 6 किया x1 3 -4x1 और 60 - 72 करना
तो -12 आ जाएगा। तो x1 कितना आ जाना चाहिए अब? x1 अंकित, शुभम, सुनील, अच्छा बॉयज बहुत अच्छा कर रहे हैं हम यहाँ पर आकर, वेरी गुड, सारे रिप्लाई बॉयज के ही थे। माइनस से माइनस कट हो गया, तो माइनस से माइनस अगर कट हो गया आपका तो x1 क्या हो जाएगा? ये 4 नीचे चला जाएगा ना, तो 12/4, ये तो हो गया 3। अब आप क्या करो, 3 को पहली या दूसरी में से किसी में भी रख देना। सपोज हम फर्स्ट में रख देते हैं, पुट x1 इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x1 ये थी ना इक्वेशन, 3x2 इज इक्वल टू 36। तो अब यहाँ पर 3 रख दिया, तो 3 3 से क्या हो गया? 9 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 36, 9 उधर गया, तो 3x2 इज इक्वल टू 27। ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x2 क्या हो जाएगा अपने पास? 3 नीचे गया तो x2 आ गया 9, राइट? x1 3 और x2 9। देखो क्या यही आंसर आ रहा है? हाँ विकी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। डिंपल का भी ठीक है बिल्कुल, और हर्ष का, योगिता का 3 और 9। तो x1 3 x2 9। अब हम क्या करेंगे? केस फोर्थ, पहले बड़ी मेहनत से इक्वेशन सॉल्व कर ली, अब उनको पुट कर देना। x1 आया था अपना 3 इक्वेशन सॉल्व करके, और x2 आ गया 9, इसको रखा तो z 20 into 3 plus 30 into 9, सॉल्व करो एक बार। 23 सा 60 प्लस 9 तो 30 से गया 270, क्या हो जाएगा टोटल? टोटल हर्ष ने तो बहुत सारे टोटल बता दिए। 330, वेरी गुड। तो ये आ गया 330। 4 केस तो हो गए, अब ये आखिरी रह गया। फटाफट इन इक्वेशंस को नोट करो, और कोई भी एक स्टूडेंट, मतलब कोई भी स्टूडेंट सॉल्व करके बताओ कि ये 5वें वाली पर हमारी वैल्यू क्या होगी x1 और x2 की। ये जो एक पॉइंट रह गया ना, उस पॉइंट पर पहले देखो कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो पॉइंट है, इस पे एक तो लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है ऊंचाई से आ रही है 25 से लेकर 10 वाली, 25 से लेकर 10 वाली है ये वाली। डबल टिक कर देते हैं आप, इनके बीच में खेला जाएगा सेमीफाइनल। एक तो इनमें 25 से 10 वाली ये थी ना 5x1 plus 2x2, और कौन सी है जो इस पॉइंट पर कट रही है? 12 से लेकर 12 वाली। पर्टिकुलर पॉइंट जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, उस पे अपनी नजर रखना, राइट? तभी चेक हो जाएगी आई साइड कैसी है आपकी, अच्छी है बुरी। ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते पता लगे कि बहुतों के चश्मा चढ़ गया हो, या कई बार पढ़ाई नहीं करते हैं, मूवी देखने लग जाते हो तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ देखो, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो है 25 और 10 वाली, ये वाली, और दूसरी है 12 से लेकर 12 वाली। 12 से 12 मतलब ये ऊपर वाली, ये थी ना 12 वाली, क्योंकि ये तो आई नहीं 10 और 30 वाली। 10 और 30 तो बहुत दूर से चली गई। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें समझ में आ गया कि ये दो इक्वेशन आ रही हैं, अब इन दोनों को सॉल्व कर देना, उससे भी x1 x2 की वैल्यू आ जाएगी। दीपक ने सॉल्व किया भी है, उन्होंने रिप्लाई दिए हैं, तो इसको मिटा देते हैं हम। ये तो नोट हो गया ना सबका, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा, तभी आएगी केस नंबर 5 की वैल्यू। फिर उनमें से जो जीता वही सिकंदर, मतलब जिसका सबसे ज्यादा होगा ना वो ही आज की चैंपियनशिप ले जाएगा। तो देखो ध्यान से कि ये इक्वेशंस दोनों कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? चलो चलते हैं फिर से इक्वेशन सॉल्विंग मेथड के ऊपर। पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेना अलग से तसल्ली से। 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 36, और दूसरी है 5x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 50। अब क्या करें, ये तो कोई भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहा, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो फिर कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करने का प्रोसेस बताओ। दीपक बता रहे हैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ओके, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड दीपक, इट्स अ ब्रिलियंट रिस्पॉन्स, वेरी गुड। अब आप लोग सभी ध्यान रखना, पिछले में तो क्या था, वो एक दूसरे के टेबल में आ गए थे, तो बड़ी इजीली हो गया। ये तो है ही नहीं किसी के टेबल में,
तो आप पहचान लेना छोटे कोफिशिएंट किसके हैं, छोटे हैं x2 के। x1 का भी कर सकते हैं लेकिन x2 का ज्यादा जल्दी आ जाएगा। इसका कोफिशिएंट है 3 और इसका है 2, तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, पहले के नंबर को दूसरे से और दूसरे के नंबर को पहले से, राइट। ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहली इक्वेशन के नंबर को दूसरे से और दूसरी के इक्वेशन के नंबर को पहले से। नतीजा क्या होगा, देखो 2 3 6x1, 2 3 6x2, 36 2 72, और ये पूरी 3 से करी तो ये हो गया 15x1, 3 2 6x2, 3 को 150 से किया तो 150। फिर से साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज किया तो ये कट हो गया, 6 माइनस 15 किया माइनस 9x1, एक बार 72 माइनस 150 करो अपने अपने कैलकुलेटर में और बताओ क्या आ रहा है। 72 माइनस 150 कितना आ रहा है, कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठे आज आपसे पहले तो कर लिया 1 सेकंड में। 78 दीपक ही लेकर बैठे हैं, बाकी सारे अभी बिना कैलकुलेटर के हैं। माइनस 78, तो x1 देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, 72 माइनस 150, माइनस माइनस से माइनस कट, तो x1 की वैल्यू 78/9 कर दो एक बार। 78/9 कितनी आ जाएगी, 8.67, तो ये तो हो गई 8.67। अब x1 की वैल्यू आप पहली में रख देना, तो पहली में मतलब पुट x1 इज इक्वल टू 8.67 कर दो या 78/9 रख देना इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन थी 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 36। तो अगर x1 की वैल्यू रख दी हमने 78/9 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 36, तो इसको सॉल्व करो एक बार। ये तो हो जाएगा 3 से 3 कट गया, 78/3 कितना हो जाएगा, 78/3 26 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 36, और 26 उधर गया माइनस हो गया तो 36 माइनस 26, 3x2 इज इक्वल टू 10, तो x2 हो गया 10/3 यानी 3.33। ये वैल्यू आपकी इससे क्या आ जाएगी 8.67 से भी, लेकिन ठीक है 3x2 इज इक्वल टू 10, मतलब 26 उधर गया, 26 माइनस हो जाएगा ना, तो 36 माइनस 26 10 हो गया। यहाँ जगह कम पड़ गई थोड़ी, यहाँ लिख देते हैं पूरा ताकि आप लोगों को विजिबल हो। तो 26 उधर गया तो 3x2 बराबर 10 रह गया, यानी कि x2 की वैल्यू 10/3, और 10/3 फिर कितना हो जाता है, 10/3 हो गया 3.33, यही लिखा है यहाँ पर। तो अब ये दोनों वैल्यू प्लेस कर देते हैं हम। हाँ अंकित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, x2 3.33 है, तो x1 की वैल्यू रख दी हमने 8.67 और x2 की रख दी 3.33। बड़ी मेहनत से निकाली है ना। देखो अब z क्या आ जाएगा, 20 इंटू 8.67 प्लस 30 इंटू 3.33। करो सॉल्व एक बार इसे और सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। हाँ विक्की बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, 3.33, डिंपल का भी 3.33 है, और सुनील का, दिव्या का सर 2 कितना आ रहा है, हाँ बोलो सर 273.3। वेरी गुड, 273.3। दिस इज द आंसर ऑफ केस नंबर 5। अब आप फिर से देखो क्वेश्चन था मैक्सिमाइज का, तो सभी में से मैक्सिमम केस कौन सा बना, 330 वाला। बस तो यही हो जाएगा आज का फाइनल आंसर 330, और कंपनी को 3 चेयर बनानी है, 9 टेबल बनानी है in order to attain the maximum profit level of ₹330। तो यही आंसर अब हम कंक्लूजन में देंगे। पहले तो कंक्लूजन नोट कर लीजिएगा, सारा मैटर अभी बोर्ड पर रहेगा आपके सामने, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी लीव करना होता है क्योंकि उनकी अगली क्लास आ जाती है। तो आप लोग पहले नोट कर लीजिए कंक्लूजन। हाँ योगिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 3 चेयर एंड 9 टेबल, यही कंक्लूजन हो जाएगा। बस इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, लिखिएगा
in order to attain the maximum profit level of rupees 330, comma, the firm should produce three units of chairs, या simply 3 chairs, क्योंकि x1 क्या था, x1 chair था ना. The company should produce 3 chairs and 9 tables. 3 chairs and 9 tables, right? तो अब आप नोट कर लीजिएगा इसको, कंक्लूजन को भी, आपकी इक्वेशंस को भी, और कोई भी क्वेरी हो, you can always ask it.